आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय जॉन फॉस्टर डलेफ, इनका जो है परमाणु युद्ध एवं भयादोहन पर विचार। ठीक है। जॉन फॉस्टर डलेफ जो कि अमेरिका के हैं, अमेरिका में विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है। अमेरिका के क्या बोलते हैं, अमेरिका के संसद में, अमेरिका में राजनयिक थे, वकील थे, विदेश मंत्रालय में कार्य किए हैं, रक्षा मंत्रालय, मतलब कई स्थानों पर इन्होंने कार्य किया है। चलिए इनका पहले परिचय जान लेते हैं हम। इनका जन्म 25 फरवरी 1988 वाशिंगटन डीसी में अर्थात अमेरिका में हुआ था और मृत्यु भी इनकी जो है 24 मई 1959 में हुई थी, वाशिंगटन में ही। अमेरिका के राजनयिक थे, वकील थे, रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिज्ञ रहे हैं ये। 1918 में वुड्रो विल्सन ने डलेफ को वर्साय की संधि, वही वर्साय की संधि मित्रों जिस पे जर्मनी के ऊपर जिस बहुत सारा जो भार थोपा गया था, वही डलेफ हैं जो कि शीत युद्ध काल में शीत युद्ध के प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। 1918 के जब जर्मनी पराजित हो गया था, उसके बाद जो वर्साय की संधि हुई थी, उसमें जो है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विशेष सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1950 से 52 तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के विशेष सलाहकार रहे। सैन फ्रांसिस्को संधि के प्रथम वास्तुकार भी रहे। 1953 से 59 तक राष्ट्रपति आइजनहावर के समय तक अमेरिका के 52वें विदेश मंत्री रहे। 1953 से 61 तक अमेरिका के केंद्रीय खुफिया निदेशक रहे। अर्थात देखा जाए तो 53 से 59, 53 से 61, यहाँ पर कुछ समय तक इन्होंने दो पदों को संभाला था। जर्मन युद्ध की क्षतिपूर्ति को कम करने वाली योजना जो डाबिफ योजना जिसे कहा जाता है, इसके मुख्य जो है ये डिजाइनर थे, यानी इन्होंने ही जो है इसको डिजाइन किया था, या इन्हीं की देन थी ये डाबिफ योजना। शीत युद्ध के महत्वपूर्ण व्यक्ति, साम्यवाद के खिलाफ इनका रुख सदा आक्रामक ही रहा और ये जो मैसिव रिटेलिएशन जो भयादोहन का एक रूप है, ये भी इन्हीं की देन थी। चलिए परमाणु युद्ध पर जो इनका विचार है वो इस प्रकार है। डलेफ ने जापानी नगरों पर किए गए परमाणु हमलों का कड़ा विरोध किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का आह्वान किया। भाई, परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का मतलब कि यह ऊर्जा बहुत सारे देशों में फैलने ना पाए। हाँ, ऊर्जा के रूप में भले फैल जाए, लेकिन कम से कम इस रूप में ना फैलने पाए कि वो जो सब के सब परमाणु हथियार धारक बन जाए। ठीक है। डलेफ के विचार से यदि हम परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने के नैतिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं तो ऐसा ही और लोग भी स्वीकार करेंगे और परमाणु हथियारों को भी युद्ध के एक सामान्य हथियार के रूप में देखा जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि मानव जाति की अचानक और अंतिम विनाश के लिए मंच तैयार किया जाएगा। वही चीज है, इन्होंने सोचा था अगर जो है परमाणु ऊर्जा को नैतिक रूप से अगर सभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो परमाणु हथियारों को भी एक नैतिकता प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण सभी राष्ट्र के पास जब परमाणु शक्ति होगी, परमाणु शक्ति संपन्न होगी, परमाणु ऊर्जा शक्ति संपन्न होंगे, तो जब चाहेंगे तब परमाणु हथियार बना लेंगे, जब परमाणु हथियार बना लेंगे, जब चाहेंगे तब बना लेंगे, ये क्षमता सबके पास आ जाएगी, तो एक प्रकार से संपूर्ण विश्व के लिए एक विनाशकारी मंच साबित होगा। डलेफ परमाणु हथियारों के विनाशकारी शक्ति के बारे में चिंतित रहे। वे परमाणु हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और परमाणु हमले के खतरे को नियोजित करना चाहते थे। भाई, इनका विचार था कि जब परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रहेगा तो परमाणु हमलों के जो खतरे होंगे वो भी नियंत्रित ही रहेंगे। लेकिन बाद की कोरियाई घटनाओं से उन्हें लगा कि सोवियत संघ विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण कर रहा है। डलेफ ने साम्यवाद के साथ संघर्ष करते हुए इसे पीछे धकेलने के लिए सदा आक्रामक कदम उठाने का प्रस्ताव रखा, यानी कम्युनिस्ट विरोधी ये थे। डलेफ का कार्यकाल सचिव के रूप में कम्युनिस्ट सरकारों के साथ विशेष रूप से चिन्हित था। इन्होंने साम्यवाद का कड़ा विरोध किया और इसे ईश्वर विहीन आतंकवाद कहा। मित्रों, ये भी आपसे जो है कभी कभी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में,
साम्यवाद को ईश्वर विहीन आतंकवाद किसने कहा था? तो आप समझ सकते हैं किसने कहा था, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्रमुख है वो है मैसिव रिटेलिएशन। इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रतिशोध या भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, ये भया दोहन की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसे भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी के प्रतिपादक जो है जॉन फॉस्टर डलेस थे। भारी पैमाने पर प्रतिशोध का विचार 12 जनवरी 1954 को एक भाषण में जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा व्यक्त किया गया। इन्हें शीत युद्ध के कर्णधारों में एक माना जाता है। कर्णधारों का मतलब होता है मित्रों शीत युद्ध के प्रेरकों में से ये एक थे, ठीक है। इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया जिससे जो है शीत युद्ध और तेजी से भड़क उठा था, ठीक है। अगस्त 1953 में, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मित्रों, हाँ, अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम का निर्माण कर लिया था। 1954 से 56 के दशक में सोवियत संघ परमाणु हथियारों में अमेरिका से आगे निकल गया था। तब अमेरिका ने स्ट्रैटेजी बनाई कि यदि सोवियत संघ युद्ध की पहल करता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध संपूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ देगा, अर्थात बड़े पैमाने पर प्रतिशोध, ठीक है। जब इस रणनीति के तहत भारी मात्रा में बहुत अधिक बल के साथ जवाबी कार्यवाही करने के लिए स्वयं को तैयार करके रखा जाता है। डलेफ ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर प्रतिरोधी शक्ति के द्वारा स्थानीय रक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। डलेफ का बड़े पैमाने पर प्रतिशोध शब्द एक आक्रामक स्वर था जो उस समय तक विवादास्पद बना रहा। बड़े पैमाने पर प्रतिशोध दुश्मन को यह बताता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के हमलों को रोकने के लिए विरोधी पक्ष में भय का प्रहार अमेरिका द्वारा किया जा सकता है। अर्थात किसी भी हमले को रोकने के लिए विरोधी पक्ष में अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार का आक्रमण इसलिए किया जा सकता है ताकि संपूर्ण विश्व में या विरोधी पक्ष में भय का संचार बना रहे या आतंक के साए में वो बना रहे। डलेफ के भाषण को सुनने के बाद अमेरिकी नागरिकों में परमाणु युद्ध की संभावना का एक भय का संचार हो गया। भाई अमेरिका के थे और इनका जो जैसा इन्होंने भाषण दिया था, अमेरिकी नागरिक इस बात से भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा न हो इसका प्रभाव सोवियत संघ पर ऐसा पड़े कि वो तुरंत परमाणु आक्रमण सीधे कर दे। इसलिए अमेरिकी नागरिक जो है भयभीत हो गए थे केवल डलेफ के भाषण से। जबकि डलेफ और आइजनहावर द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिशोध जैसी रणनीति प्रारंभ करने का अंतिम लक्ष्य एक सैन्य रणनीति प्रदान करना था जो शांति बनाए रखे तथा साम्यवाद के खिलाफ प्रबल हो। मित्रों यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल जो ये मैसिव रिटेलिएशन है वो सिर्फ इतना ही है कि जब 1954 और 56 के दशक में सोवियत संघ परमाणु हथियारों में अमेरिका से आगे निकल गया तो अमेरिका ने यह स्ट्रैटेजी बनाई कि सोवियत संघ युद्ध की पहल करता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध संपूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ देगा। मात्र इतना ही है इसमें, ठीक है, जो कि भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी का मूल तत्व है, ठीक है। चलिए अब देखिए उस समय तक क्या हुआ था, आगे की कंडीशन आप देख सकते हैं। सोवियत संघ के पास दूरी तक मार करने, भाई बम परमाणु बमों में वो आगे तो निकल चुका था अमेरिका से, लेकिन उस समय सोवियत संघ की मजबूरी क्या थी कि जो अमेरिका पर वो आक्रमण नहीं कर सकता था। सोवियत संघ के पास दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक वाहन नहीं थे, इसलिए अमेरिका के नगर रूस के परमाणु अस्त्रों से सुरक्षित थे। सोवियत संघ ने दूर तक मार करने वाली हवाई सेना का निर्माण एवं यूरोप में स्थित थल सेनाओं को परमाणु अस्त्रों से लैस करने का कार्यक्रम भी बना लिया। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक प्रथम, वही मित्रों जो पहला उसका उपग्रह है, उसको छोड़कर प्रक्षेपास्त्रों की दौड़ में अमेरिका से आगे निकल गया और इसी के बाद जो है सोवियत संघ ने अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का भी निर्माण करने लगा और शीघ्र ही उसके पास अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र भी हो गए। इसकी मार के दायरे में अमेरिका के जब संपूर्ण प्रतिष्ठान आ गए तो उसी समय मैसिव रिटेलिएशन या भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी जो थी वो लड़खड़ाने लगी, अंत में ध्वस्त हो गई, ठीक है मित्रों। और 1955 से 60 तक सामूहिक प्रतिकार या भारी प्रतिकार की यह नीति स्ट्रैटेजी की मार्गदर्शक बनी रही। यानी
1960 के दशक तक अमेरिका की यह भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी या जॉन फोस्टर डुलिस की भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी भी ध्वस्त हो गई। ठीक है मित्रों, ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिलहाल उम्मीद करता हूँ समझ में आपके जरूर आया होगा, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तुम पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।